प्रणाम, नमस्कार। आप सब लोगों ने हमेशा सुना है, एक बड़ी चर्चा की, यार आखिर भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है वो दिखती कैसी होगी। एक प्रारूप यहाँ पर है और अभी हम कांग्रेस मुख्यालय में हैं। हमारे साथ कांग्रेस के उत्तराखंड अध्यक्ष करण महाराज जी हैं। प्रणाम सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ खास है सर इस मशीन में जो आपने बना के यहाँ लाई है? देखिए, इसके कुछ अलग अलग प्रारूप हैं। देखिए भैया, ये है मोदी का वॉशिंग पाउडर, जो बड़ा आजकल चर्चाओं में है। कैसा भी दाग हो, चरित्र कितना भी खराब हो, इस पाउडर से जिसको धोते हो क्लीन हो जाता है। अच्छा। उसके बाद यह है, देखिए मोदी जी की वॉशिंग मशीन, इसकी तो गारंटी है, इसमें बोनस भी है। इसमें कहा है नो सीबीआई नो ईडी रेट्स। अच्छा। और नीचे देखिए हमारे जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं उनमें नारायण राणे जी हैं, अधिकारी जी हैं, हिमांशु विश्व वो है विश्वा, हेमंत विश्वा है, ये है इसमें, जिसमें इनके इसमें जा रहे। देखिए नेताजी जी गए वॉशिंग मशीन में, नेताजी हाथ जोड़ रहे हैं उसके बाद, और उसके बाद जो है मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ रहा है, और नेताजी देखिए क्या चमचमाते हुए बाहर निकले हैं। अलग ही कैरेक्टर ही अलग हो गया है। क्या बात है। तो ये है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। ये तमाम चीजें एक्चुअली बहुत दिनों से हो रहा है, और जो आपने आविष्कार करके बताया है, ये लोगों ने भी अभी तक कभी नहीं देखा होगा, और यकीनन ये पहली दफा है जब हम इस तरह से एक वो देख रहे हैं। ये सारी चीजें सर आपको याद आई हैं तब जब आज राजेंद्र भंडारी भाजपा में चले गए। ये शुरुआत कब से हुई है? मैं तमाम तैयारियां कर रहा था। हाँ, आविष्कारक जो है वो नाली की गैस से गैस जला देता, चूल्हा जला दे रहा है। वो कभी बादलों की ऊट में जो है रडार फेल कर दे रहा है, उसी ने वॉशिंग मशीन बनाई है। और उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी अतुल सिंह रावत से। अच्छा। जो बड़कोट के नगर पंचायत के पालिका के जो परिषद के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर राजीव गांधी आवास योजना में घोटाला करने का आरोप लगा। अच्छा। उन पे आरोप लगा कि अपात्र लोगों को, जो अमीर थे, जिनको नहीं दिया जाना चाहिए था, उनको आवास दिए गए, और भी बहुत सारे इसमें घोटाले थे। तो इसमें दो लोग जो थे, वो एक असवाल जी थे, आनंद सिंह असवाल और प्रवीण गौड़, ये दो लोग ने इसकी शिकायत करी, शिकायत करता थे। अतुल रावत को मौका मिला, अतुल रावत सीधे बीजेपी में चले गए। अच्छा। तो बीजेपी की सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की। तो जो हमारे असवाल जी थे और प्रवीण गौड़ थे, ये हाईकोर्ट चले गए साहब। हाईकोर्ट जाते ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 420, 467, 468, 471 की धारा के तहत इसके अंदर मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद आ जाइए आप महेंद्र राणा जी पे, जो जिन पर पंचायत अधिनियम का उल्लंघन का आरोप था, वो ये है। ये भी पहले दिन बीजेपी को गालियां देते थे, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तमाम किस्म की वीडियोस थी जो आज मैंने दिखाई। ये भी चले गए, ये भी वॉशिंग मशीन में चले गए साहब। अच्छा। अतुल रावत जी भी वॉशिंग मशीन में चले गए साहब। उसके बाद नंबर आया, मैंने देखा कि अब क्या होने वाला है। तभी पता चला कि एक पूर्व मंत्री जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे, कैसे चले गए? और किशोर उपाध्याय वहां ऑलरेडी हैं, तो इनका कहाँ नंबर आया? पता चला कि उनके जो सुपुत्र हैं उनके ऊपर मीटू की धारा 376 और 323 लगी हुई है। अच्छा। अब वो भी छटपटा रहे हैं किसी तरीके से पुत्र बच जाए। वो भी कुछ गाड़ियों का काफिला लेके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए। ये मैंने भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब उसके बाद साहब मैंने कहा ये और क्या चल रहा, कहाँ क्या चल रहा? तब पता चला कि जो हमारे भुवन कापड़ी जी हैं डिप्टी लीडर, उनके जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया, वहां का एक प्रमुख को 3 बार पदच्युत कर दिया। अच्छा। मैंने कहा भाई भुवन क्या हुआ? उसने कहा भाई साहब 3 लोगों की कमेटी बना रखी है, बार बार कमेटी निर्णय लेती है, इसके कागजात चेक करती है, एक तरफा निर्णय करके इसको पद से हटा देते, फिर हम कोर्ट से जीत के ला रहे। अच्छा। जब वो बंदा 3 बार प्रमुख के पद से हटा दिया गया, तीसरी बार जब वो सरकार में वापस आ गया, मतलब प्रमुख बन गया कोर्ट के निर्देश पे, उसने कहा भाई जी मर जाऊंगा, मुझे वहीं चले जाने दो, शायद बच जाऊं। वो भी वॉशिंग मशीन में घुस गए। अच्छा। खटीमा के प्रमुख जी, वो भी वॉशिंग मशीन में चले गए। इसके बाद मैंने देखा ये हो क्या रहा। फिर अचानक पता चला एक परिवार के कई लोगों को जो है ईडी के सामान आने शुरू हो गए। अब वो जो है उनको घंटों से पूछताछ हो रही है, तो वो भी अचानक से इस्तीफा आया मेरे समझ में। ये बड़ा आरोप है आपकी तरफ से सीधा सीधा कि जिसको ईडी और आ रहा है वो हो सकता है कल को वो भाजपा में शामिल हो जाए। लक्ष्मी जी, ईडी का समन और आरोप कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने मदद नहीं की, ये भी गई। इसी तरीके से अन्य लोग हैं। और उसके बाद मैंने देखा एक शेर की तरह एक आदमी दहाड़ रहा है, बगल में गणेश गोजाल जी बैठे हैं और कह रहा है कि 27 में बिके, इतने में बिके, उतने में बिके, और बीजेपी क्या समझते, मैं डरता नहीं मोदी से, मैं डरता नहीं अमित शाह से, फलाना, और दुनिया भर की बातें। ऐसा लगा भैया बड़ा वीर आदमी, बड़ा बाका है। और
दिन में शेर की तरह दहाड़ा था, रात भर में पता नहीं क्या हुआ, मिमियाना शुरू हुआ और सुबह देखा कि दिल्ली में वो ज्वाइन कर रहे हैं और एक पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे, लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे, जो आदमी सीधे भाषण देता था। ये बात यकीनन मुझे भी, मैं ये यहाँ पर बात राजू भंडारी की हो रही, राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ से विधायक रहे, एक चिन्ह पर जीते और पटकली दी थी उन्होंने अध्यक्ष को और भाजपा से, और उसके बाद भी इस तरह, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी जब उनका फेसबुक पर ये पोस्ट आया था, शायद अगर देख भी रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे, इन्होंने जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बड़े मन से बोला कि नहीं वो तो एक हमारा लड़का चलाता है फेसबुक, उसने पोस्ट कर दी, मैंने उसको डांटा, अब हमने हटा दी है पोस्ट, ऐसा नहीं होने वाला और देखना मैं भी गोजाल जी के साथ रहूंगा, और वो दिखे भी। उसके बाद एक रील, वो जो आप कह रहे हैं, वो हमने रील के माध्यम से आज दिखाया कि किस तरह पहले बोल रहे हैं कि मैं तो धामी से नहीं डरता, मैं मोदी से नहीं डरता, मैं उनके विपक्ष में बोलता हूं। एक और चीज बड़ी क्लास की हुई है सर, जितने भी लोग ये शिफ्ट हुए हैं अभी कांग्रेस से भाजपा में, मैंने देखा मंच पर कहीं ना कहीं अध्यक्ष साहब मौजूद थे, लेकिन इस वाले प्रकरण में नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक ही जगह से आते हैं इसलिए, या फिर आपसी सामंजस्य नहीं बना? देखिए, कटुता तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं देखता था इधर कुछ माह से लगातार महेंद्र भट्ट जी इनके खिलाफ बयान दे रहे थे और ये लगातार बीजेपी को ना कोसते हो, महेंद्र भट्ट को डायरेक्ट कोसते थे कि महेंद्र भट्ट का षड्यंत्र है, महेंद्र भट्ट का षड्यंत्र है। जबकि महेंद्र भट्ट कहते थे 2012 का रजात यात्रा का भी मामला है, उसमें विजिलेंस की जांच बैठनी चाहिए। वो कहते थे कि साहब इनकी पत्नी पे वित्तीय अनियमितता का आरोप उसमें होना चाहिए और कोर्ट में मुकदमे भी दर्ज किए गए। और जब इनकी ज्वाइनिंग हुई राजेंद्र भंडारी की, तो आश्चर्यजनक ढंग से, क्योंकि छोटा कार्यकर्ता भी जब ज्वाइन करा तो महेंद्र भट्ट वहां उपस्थित रहते हैं, लेकिन राजेंद्र भंडारी के जो प्रेजेंट विधायक है, कांग्रेस का विधायक था, उसकी ज्वाइनिंग में महेंद्र भट्ट जी वहां उपस्थित नहीं थे। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे लगती है। ये कमेंट भी मैं देख रहा हूँ सर, अजय नौटियाल जी लिखते हैं कि अच्छा ऑफर मिल रहा है, कब कौन जाएगा, अच्छा ऑफर मिल रहा है। ये ऑफर की भी बात हो रही है, ऑफर भी हो रहा होगा कुछ? निश्चित ऑफर हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष ने 2 बार तो मैंने देख लिया आप लोगों के माध्यम से कि वो लालच दे रहे हैं। उन्होंने जब गोविंद सिंह कुंजवाल जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने जब ये कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं ईमानदार रहा और चुनाव लड़ने में बहुत पैसा खर्च होता है, मेरे पास पैसा नहीं, तो महेंद्र भट्ट ने सीधे सीधे मीडिया में आके कहा कि कुंजवाल जी को बीजेपी में आ जाना चाहिए, कोई पैसे की चिंता ना करें, हम चुनाव लड़ा देंगे। ये सीधे सीधे ऑफर थी। दूसरा, उनका एक बयान बड़ा आपत्तिजनक है, जिसमें हम लीगल राय भी ले रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैं विधायकों को ऑफर दे रहा हूं कांग्रेस के कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाए, हम उनको दोबारा से चुनाव लड़ा के विधायक बना देंगे। ये भी लालच की श्रेणी में। एक और चीज है यहाँ पे, क्या वाकई इन्होंने बयान दिए तो कहीं ना कहीं पैसा रहा होगा? बड़ी बात है, क्या कांग्रेस अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो तमाम चीजें, क्या इसको अच्छे से भुना पाएगी? क्या जनता को समझा पाएगी कि भैया सिलक्यारा जो टनल बनाने वाली नवयुग कंपनी थी, इतना बड़ा उन्होंने टनल में जो भी, अब कहीं ना कहीं अनियमितताएं तो थी जिसकी वजह से वो कोलैप्स हुई है, उस कंपनी ने सबसे अधिक, अभी उत्तराखंड की बात करें तो सबसे अधिक उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम करोड़ों रुपए दे रखे हैं। निश्चित ही इन चीजों को हम कैश करेंगे। राहुल गांधी जी ने भी काफी स्पष्ट इसमें अपना मत रखा है। आपने मुंबई की उनकी रैली देखी, उसमें भी वो बोले हैं। और कोर्ट के निर्देश पे एसबीआई बहुत ज्यादा छिपाने की स्थिति में नहीं है। और इन्होंने चालाकी है कि इन कंपनीज ने कि अगर इन्होंने 100 करोड़ रुपए किसी बीजेपी को दिए हैं तो 1 करोड़ 50 लाख अन्य पार्टियों के उसमें भी डाल दिया ताकि कोई बोल ना पाए। लेकिन ये इससे उनकी नीयत क्लियर होती है कि उन्होंने नीयत खराब की तहत ये चीज की है। और इससे आने वाले समय में बीजेपी की पोल खुली है। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि इन सारी चीजों के प्रकरण खुलने से मोदी को उम्र कैद भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी है? सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है। पर एक चीज है जरूर, खैर ये अभी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मैं एक इसमें पॉइंट रखना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो धनराशि इधर उधर हुई है ये यकीनन बहुत ज्यादा। इसमें कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो डमी कंपनी है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, वो 123 करोड़ 125 करोड़ 150 करोड़ तक दे रही है दान। दरअसल ये कंपनी किसी बड़े खानदान की हो सकती है या बड़े व्यापारी की जो डमी कंपनी है, ताकि बड़ा नाम सामने ना आए। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। इट कुड बी ए फैसिलिटी। लेकिन मैं इसमें दूसरा पहलू भी है कि जो मोदी जी ने काला धन वापस लाने की बात कही थी, वो अब समझ में आ रहा है। काला धन वापस तो आया, लेकिन वो इन कंपनियों के माध्यम से बीजेपी के खाते में चलेगा। व्हाइट हो, काला धन सफेद हो गया, काला धन सफेद हो गया मशीन में जाके। तो ये मशीन की बातें हो रही हैं आज। यकीनन थोड़ा चिंता भी बढ़ाता है ये आपकी सर, क्योंकि उत्तरकाशी में देखो आप, पूर्व विधायक मालचंद चले गए, एक आपके अध्यक्ष चले गए, फिर इधर आपके विधायक चले गए, फिर कुछ इस तरह कुमाऊं में भी कुछ। देखिए, फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है कि जो
आम कार्यकर्ता है जिसको कुछ नहीं मिलता, जो केवल पार्टी की विचारधारा के लिए काम करता है, जो प्रधान बनने का सपना भी नहीं देखता, जिसको कोई मतलब नहीं पार्टी की किसी पोस्ट से, वो पूरी ताकत से काम करता है। जब हम मजबूत थे तो भी किया, 77 में जब कांग्रेस खाली हो गई तो भी किया, और जब नेता आ गए और नेताओं ने जगहें ले ली उसके बाद भी वो काम ही कर रहा है। वो आज भी उसी मजबूती से काम कर रहा है। और इन 2 सालों में मुझे खुशी है इस बात की कि हमने रूट्स पे काम किया, हम बूथों पे काम कर रहे थे, उसका असर हमने बागेश्वर में देखा कि क्या फर्क होता है संगठन मजबूत होने का। सिंपैथी थी, भारी सिंपैथी थी, बीजेपी का मंत्री मरा था, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद भी 12,000 के हार को हम 2-2.25 में लाने में कामयाब रहे। वो केवल और केवल उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल था, और उसी तरीके के कार्यकर्ता और ज्यादा स्फूर्त हुए हैं। भंडारी जी के जाने के बाद जिस तरीके के फोन, जिस तरीके से लोग मिलने आ रहे हैं और वो आक्रोश दिखा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को मदद होगी और बीजेपी को नुकसान होगा। चलिए, जाते जाते सर, दो सीट अभी तक आपने फाइनल नहीं की हैं, उन पर कब तक निर्णय निकलने वाला, कौन नाम सामने आएंगे? सर, सीईसी की बैठक हो चुकी है और शीर्ष नेतृत्व इसमें चर्चा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक या परसों सुबह तक दोनों नामों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न भी पूछ लेता हूँ, तो उत्तराखंड से भी चला जाए। अब की बार 400 पार की बात हो रही है, क्या कहना है? मुझे नहीं लगता 400 पार, क्योंकि बहुत जगह इनकी सीटें घट रही हैं और बीजेपी खुद 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही, तो 400 पार जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और मुझे लगता है जिस तरीके यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इनको नुकसान हो रहा है, जो हमारा अंदरूनी जो हमारा सर्वे है, उससे मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें पिछले बार से कम होंगी। पिछली बार से कम होंगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने आज दर्शन कराए। आज ये बड़ी बातें हम सुनते थे, मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा के बाद हिट होने वाला है। चलिए, जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ होता है अभी 2-3 दिन, उस पर बड़ी नजर जरूर रहेगी।